नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पर। कहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए। तो जब समर में उतर ही गए हैं तो अब समर की हर बारीकियों को जानना ये हमारा कर्तव्य भी है। और अच्छा योद्धा वही होता है जो समर की हर बारीकी को जाने। तो आज के इस वीडियो में हम एनडीए के इस युद्ध में उसके एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। तो संजीव सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि सामान्यतः जब हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर जीएटी कैसे क्रैक करेंगे। बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि सर वास्तव में देखा जाए तो जीएटी देखने में तो उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड लगता है, क्योंकि उसमें कई सारे सेक्शन हैं और बच्चा इंटर से निकला हुआ है, पहली बार कंपटीशन को फोकस कर रहा है, तो उसके अंदर कंपटीशन का भी डर है कि हम तो अभी तक बोर्ड के एग्जाम दे करके आए हैं, बोर्ड में एक सामान्य क्वेश्चन आता रहा और जैसे ही हम कंपटीशन में प्रवेश करते तो वहां पर क्या उसका लेवल होगा। तो मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को सर यहाँ पर कि बिल्कुल घबराना नहीं है। जो हमने बोर्ड में पढ़ा, जो हमारा वहाँ बेस है ना, वही हमें यहाँ सेलेक्ट कराता है। बस केवल थोड़े से क्वेश्चन के प्रारूप में चेंज जरूर आता है, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहा तो थोड़ा तो अप्लाइड रहेगा, बोर्ड से अलग थोड़ा तो रहेगा, नो डाउट, बिल्कुल सेम नहीं। लेकिन मैंने देखा कि अगर बेसिक आपका कंप्लीट है तो आप उस अप्लाइड पोर्शन को पकड़ने में सक्षम रहेंगे। और यही काम हम आपका रहेगा यहाँ पर कि बच्चों को ये बताना है कि कैसे सिद्धांत को व्यवहार में जोड़ा जाए, और ये काम हम लोगों को करना है साथ में, और बच्चे हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे, जैसा कि पहले किए हैं वैसे ही आप भी करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि संजीव सर ने भी बताया कि असंभव कुछ नहीं है। राइट। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। यहां मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन याद आती है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। नहीं सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन नहीं है, ठीक, ये तो किसी और की लाइन है। ठीक है, एक लाइन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी अक्सर याद आती है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है, गीत नए गाता हूँ। तो यदि आपने ठान लिया है कि नहीं एनडीए को फोड़ना है तो जीएटी क्या, कितने भी टी आए, ये सारे के सारे धाराशायी होंगे। तो जरूरी है, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले जरूरी है उस युद्ध की परिणाम तक जाने वाला मार्ग क्या है। तो जीएटी का सिलेबस क्या है, अगर आपकी पकड़ इस पर है, आपके सामने जीएटी का सिलेबस नाचता है, तो नो डाउट, जैसा कि संजीव सर ने बताया कि आप एक स्तर प्राप्त कर चुके हैं, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो नो डाउट आपके अंदर इतनी परिपक्वता जरूर आ गई है कि आप इसे बखूबी दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं, परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कंपटीशन का, वो ये कहता है कि हम अपने होल कंपटीशन की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट का सिलेबस ही पढ़ते हैं, बस उसे अपग्रेड करते हुए। यस राइट, तो बिल्कुल सही सर आपने बोला कि वास्तव में जो हम लोगों ने कंपटीशन में देखा, आगे चल करके फिर वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं सर, फिर वही पलट के आखिर कहीं ना कहीं हम उसी बेस पर आते हैं। तो अगर आप अभी अपने फंडामेंटल को बेहतर बना रहे हैं ना, तो आप आगे कंपटीशन में फाइट करेंगे, आपको दोबारा वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो घबराना नहीं है, बस अनुशासित होना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है, टीचर के साथ लगकर काम करना है, और हम देखते हैं कि आप बेहतर करेंगे। सर सीधी सी बात है कि आप तर्कस के तीर बन चुके हैं, yes. बस धार लगानी बाकी। राइट, आप तुणीर के तीर हैं, आपको धार देना है। तो धार देने के लिए जरूरी है कि धार कैसे लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सन 2026 एनडीए 1 का सिलेबस क्या है और उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पेपर के हिसाब से, पेपर के पैटर्न के हिसाब से हमें अपना कौन सा पोर्शन दबावपूर्वक मजबूत करना है, कौन से पोर्शन को आराम से ढील दी जा सकती है। तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इस वीडियो में कि इस जीएटी का की वैल्यू क्या है और इस जीएटी का सिलेबस क्या है। संजीव सर, जैसा कि आप सबके सामने विजिबल है कि जीएटी जिसका मतलब है जनरल एबिलिटी टेस्ट, पेपर इंफॉर्मेशन अगर देखें तो नाम इसका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसे जीएटी कहते हैं। 600 नंबर की परीक्षा, टोटल 900 नंबर, इसमें 2/3 रोल जीएटी का ही है।
150 प्रश्न आएंगे, तो मतलब सीधा सा हुआ कि 4 नंबर का एक प्रश्न हुआ। 2.5 घंटे में 150 प्रश्नों तक आपको पहुंच बनानी पड़ेगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा ये। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन हुआ, उसके ABCD 4 विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, जो सही आपको चुनना है। और यदि कहीं धोखे से आपने गलत विकल्प चुन लिया तो आपके 1/3 नंबर का डिडक्शन भी होगा, 1/3 नंबर काटे जाएंगे। मतलब सीधा सा है कि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, कुल मिलाकर आपको अनुशासित करना चाह रहा है सीधी सी बात है सर कि आप आपको बिल्कुल अनुशासन में हाँ, रहना पड़ेगा। अनुशासन में रहकर जो आ रहा है वो आप करें। यदि आप भटके तो गए। हाँ, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कब कितनी जल्दी नंबर कटने लगते सर पता नहीं पता चलता नहीं कंडीशन चलता, में। सही है। ठीक है, आइए सर इसके सिलेबस पर देखें। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इंग्लिश इंग्लिश का, का। अंग्रेजी। ठीक है, बड़ा अच्छा खासा स्कोर रहता है। 50 क्वेश्चन यहां से हाँ, आते हैं, सर। 200 अंक सीधे सीधे यहां से निर्धारित इंग्लिश होता है। से मिल जाते हैं ठीक, आपको। और तो अंग्रेजी का सिलेबस आपके सामने है। मुझे लगता है कि हम लोगों को अंग्रेजी पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, इसका डिस्कशन विकास सर करेंगे। ठीक है, करेंगे। लेकिन इसमें सर 2 चीज हम जरूर जोड़ना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पर ग्रामर में ज्यादा फोकस करें और अपने वोकैब पर फोकस करें, कि अगर उस पर काम करेंगे तो बेहतर करेंगे। ग्रामर बाकी और वोकैब आपको इस पर बेहतर तरीके से विकास सर बताएंगे और वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो ये अभी तो इंग्लिश की बात चल रही है। साइंस की बात करें तो जनरल नॉलेज का पार्ट है, लेकिन साइंस को अगर अलग से डिफाइन करें तो इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों को मिला करके 200 नंबर का पोर्शन ये भी बनता है। ठीक, 1/3 आप GAT में इसका भी 50 क्वेश्चन आपको मिल मिल जाते हैं, जाते लगभग मिल जाते हैं, जिसमें तो सबसे ज्यादा सर सेक्शन हम लोगों को फिजिक्स फिजिक्स, का ही मिलता है। और इस 200 में आप ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 100 नंबर का जो स्कोर हाँ। अकेले फिजिक्स का मिलता है। फिजिक्स करता है। तो नो डाउट साइंस में फिजिक्स की, भाई देखो सीधी सी बात है यार, आज की जो लड़ाइयां हैं ना वो तकनीकी की लड़ाइयां हैं, वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। मार के ब्रह्मोस पाकिस्तान को धाराशाही कर दिए, आज ब्रह्मोस की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। तो नो डाउट तकनीकी के इस युग में अगर आपको तकनीकी का बेसिक नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि तकनीकी विषय जिसे आप फिजिक्स कहते हैं इसकी पकड़ थोड़ी सी आपको हो, जिसमें आपको इकाई, मापन, गति, बल, कार्य शक्ति, ऊर्जा, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, दाब, उत्थाप। मैं देखता हूं कि ये बच्चे ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, मैक्सिमम तो इनका कहीं ना कहीं इंटर में बेस बेहतर होता है फिजिक्स में, साइंस को लेकर के। हाँ, और अगर इनको एक बेहतर टीचर मिलेगा तो वो अप्रोच इनके डेवलप कर देगा, इनका अप्रोच डेवलप होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को किया जाए, और ये लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसी बैकग्राउंड से ज्यादातर बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे हाँ आर्ट बैकग्राउंड के भी रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी यहाँ पर बेहतर सर है जो आपके बेसिक फंडा को डेवलप करेंगे और आप बेहतर करेंगे। साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गई, नो डाउट सर 12, 14, 15 वैसे सर केमिकल वार जो है दुनिया में प्रतिबंधित है, लेकिन हर वो काम किया जाता है ज्यादा जिस पर प्रतिबंध होता है ज्यादा। बचपन में मैं याद होगा कि बता दिया जाता था कि वहां नहीं जाओ, तो जरा सा मतलब आंखें ओझल हुई तो झांक जरूर आते थे कि वहां अगर आप कहीं के बारे में बताते हैं कि वहां नहीं जाना तो इच्छा होती कि क्या है आखिर वहां पर। तो जैसे केमिकल रासायनिक युद्धों पर प्रतिबंध है वैश्विक स्तर पर, लेकिन आप देखिए रसिया यूक्रेन युद्ध में बार बार इसका अंदेशा होता है कि केमिकल वार। चाइना के द्वारा ऐसा माना जाता है कि कोविड का जो वायरस था वो केमिकल वेपन बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा था। तो तमाम चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, इसलिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आप एक सेना के सैनिक नहीं अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपके पास एक पूरी पलटन होगी, पूरी बटालियन होगी, सैकड़ों लोगों का नेतृत्व करना होगा आपको। ऐसी स्थिति में आपको कम से कम इतना तो पता हो कि मान लीजिए ऐसी किसी व्यवस्था मिल गई तो कैसे निपटेंगे उससे, इसलिए इसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। नो डाउट इसका लेवल इंटरमीडिएट ही है, और इंटरमीडिएट में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं भी हैं तो इसे तैयार किया जा सकता है, क्योंकि सारा टॉपिक बहुत कॉमन है और आपके आम जीवन से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी होता है कि हमारे आम जीवन में सर बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो हम करते रोज हैं,
लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं जानते। नहीं जानते। बस आपके आम जीवन से जुड़ी हुई विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण है ये, हाँ, बस बिल्कुल। और कुछ नहीं है। इसलिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, जिन्होंने नहीं है वो भी पैनिक नहीं होंगे। जो ठीक। नहीं है उनको पैनिक नहीं होना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के बारे में तो सबको जानना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में जाए या युद्ध के क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि जीवन में घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं। ठीक है, कहीं किसी ये को भी सामान्य जीवन से जुड़ी सामान्य हुई जीवन से चीजें जुड़ी हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है सभी को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रकार से अवेयरनेस है, आप अवेयरनेस है और इसके बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग उस मुद्दे पर जहां पर समस्याएं क्रिएट होती हैं। ठीक, जिसको देख करके लगता है कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है, पढ़ क्यों रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसे हम अप्लाई कहां करेंगे। ठीक, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इन्हें कौन पढ़ाएगा और कैसे आप इसके लिए तैयार होंगे। जब तक आप अपने अतीत को नहीं जानते तब तक ना आप अपना वर्तमान सही कर सकते हैं और ना ही भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। अतीत की हुई गलतियों से सीख कर ही मनुष्य अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को संवार सकता है। और इतिहास एक ऐसा विषय है जो अपने अतीत का वर्तमान से अनवरत क्रिया करता है। इतिहास की डेफिनेशन ही यही है। तो इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जो गलतियां हमसे पहले लोगों ने की हैं वो गलतियां हमसे ना हो, पहली बात। दूसरी बात, हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, हमारे अगल बगल भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि इसके बेटे को देखो आईएएस हो गया, इसके बेटे को देखो पीसीएस हो गया, उसके बेटे को देखो लेफ्टिनेंट हो गया, उसके बेटे को देखो कर्नल हो गया। ये क्या है? ये उस समय के पहले का अतीत है, उस समय के पहले की घटना है। तो ये जो मानक इन महापुरुषों ने सेट किए हैं, इन महापुरुषों के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, ये बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। एक सामान्य सा 8 साल का बालक एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करता है जिस साम्राज्य की सीमाएं तब से आज तक न कोई राजा बना पाया और मुझे उम्मीद है न कोई राजा भारत का बना पाएगा, न कोई प्रधानमंत्री बना पाएगा, क्योंकि उसकी सीमाएं सर कर्नाटक से फारस तक जाती थी। जाती बिल्कुल ठीक, तो कहीं ना कहीं एक सामान्य सा बालक था। तो ये बताता है कि इतिहास हमें कि कुछ भी संभव है। तो इस इतिहास को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपके साथ इतिहास में रूबरू मिलूंगा। इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास के 3 हिस्से होते हैं दोस्त। पहले आपको बता दूं मैं यहीं पे छोटी सी बात। एक है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत जिसे आप कहते हैं, और एक है मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया। ठीक है, और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक, जब सिलेबस डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक एक लाइन बता देता हूं। जब प्राचीन भारत आप पढ़िए तो आपके इतिहास के केंद्र में मगध होना चाहिए। जब मध्यकालीन भारत पढ़िए तो आपके इतिहास के केंद्र में दिल्ली होना चाहिए। और जब आधुनिक भारत पढ़िए तो आपके इतिहास के केंद्र में अंग्रेज होने चाहिए। अगर इन तीनों को आपने फोकस कर लिया तो इतिहास का 90% समस्या खत्म हो जाती है। और अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो इन गोरों को खाली फोकस कर लीजिए तो आपकी 60% समस्या खत्म हो जाती है। अगर आप तो मॉडर्न हिस्ट्री पर बने हुए हैं तो ज्यादा फोकस हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, ज्यादा सवाल वहां से बनते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं शरीर का कोई एक अंग अगर कम यूज में आता है तो यूजलेस नहीं होता, उतना ही कटने पर वहां भी उतना ही दर्द होगा। अच्छा सर, मैंने कंपटीशन में एक चीज ये भी देखा है कि आपको सारे सेक्शन को थोड़ा थोड़ा जरूर लेके चलना चाहिए सबको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां से हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं, कभी कभी आयोग पलट मार देता है, कभी कभी वहां से कुछ सेक्शन कम कर देता है। आपने देखा होगा भार तोलने वाली तुला में संतुलन तभी होता है जब पलड़े बराबर होते हैं। बिल्कुल सही। टांग तो किसी भी दिशा में वो लेती है अपने आप को, चाहे एक तरफ कुछ भी भार ना रखा हो, दूसरी तरफ सारा भार हो, टंगा तो रहेगा लेकिन उसका आकार, उसका आयतन, उसकी विजिबिलिटी इतनी गंदी होगी कि वह कहीं से तुला लगे नहीं। तुला सदैव बैलेंस होती है, वो ऐसी वैसी हो सकती है लेकिन इसे आप तुला नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज सर जो आप बात बता रहे हैं, अगर हम पूरे सिलेबस को फोकस करते हैं, कहीं थोड़ी सी हमारी कम पकड़ है, कहीं ज्यादा पकड़ है, लेकिन अगर थोड़ी भी पकड़ अगर हम बना के चलते तो कॉन्फिडेंस अंदर रहता है कि यहाँ से नई चीजें आएंगी, वहां से आएंगी, तब भी हम समझ रखते हैं, हम कर ले जाएंगे। एक बात और,
जब आप संपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, हाँ बिल्कुल तब हम एंशियंट को मिडिवल से, मिडिवल हाँ, को जोड़ मॉडर्न पाते से हैं ना। कनेक्ट कर हाँ पाते हैं। बिल्कुल। ठीक, और जब तक सब्जेक्ट जोड़ेंगे नहीं सर पढ़ने का मजा नहीं आता, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं। यस ठीक, बिल्कुल। हाँ, तो एक बार इसका सिलेबस देख ले। प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले मेजर डायनेस्टीज कवर करेंगे, प्राचीन भारत की, फिर मध्यकालीन भारत की, और इसके बाद सबसे मेजर टॉपिक 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में समाज सुधार, प्रमुख नेताओं, उनके योगदान, प्लस जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी हमारे इतिहास का ही हिस्सा है, क्योंकि 1947 में हम आजाद होते हैं, संविधान सभा 1946 में ही बन जाती पहले ही है। बन जाती ठीक है, है, yes। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वार, यूएनओ, ठीक है, और जो है तमाम वैश्विक संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय पीस के लिए जरूरी होती हैं, तो ये सारी घटनाएं हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आपको मैं बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे। इसके साथ साथ जब बात संविधान की आ ही गई तो बता देता हूं कि संविधान भी आपके विषय का, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उसे भी हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, उसे भी उसी दशा उसी दिशा में ले चलेंगे प्रॉपरली। मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ लिख नहीं रखे हैं, लेकिन अगर उन्हें आपने अटेम्प्ट कर लिया, उन्हें आपने हिट कर लिया, तो नो डाउट आपका सफर जो है पूरा हो जाएगा। जिसमें आप संविधान के शुरू के मात्र 6 भाग पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग के सिर्फ 6 भाग पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत शानदार और बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका 2/3 संविधान कवर हो जाता है। ठीक है, इन 6 भागों में भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसी के साथ मूल कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद केंद्र की कार्यपालिका और फिर राज्य की कार्यपालिका। इतना पढ़ने के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इतने जैसे पर सर ने यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार जोड़ा, तो उसी में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब ऑटोमेटिकली ऐड है, वो सारी चीजें ऐड है। हाँ सर, इसके बाद एक चीज और हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि हमको लगता है इसमें सर नगर पालिका का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, है ना सर? क्योंकि कभी कभी मैंने देखा कि ये आते एनडीए हैं में आते हैं क्वेश्चन एक दो, तो लोकल बॉडीज भी तो पढ़ाएंगे हम सब कुछ पूरा लेकिन ये जो 6 मुद्दे हैं, ये 6 जहरीले मुद्दे हैं, इनके जहर की एक एक तोड़ निकालेंगे कि 90% जो सिलेबस है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो इसी 6 सेक्शन से आते हैं, और वो 1-2% जो हमने नगर पालिका का नाम लिया वो, बाकी सर तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, समझ रहे ना? ये चीज आपको समझना। तो सर आगे भूगोल का दायित्व होगा जिसको आप संभालेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, जैसा कि ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, तो सर यहाँ पर अगर हम भूगोल की देखें, अच्छा जीएस में जिस प्रकार हिस्ट्री की महत्ता, उसी प्रकार ज्योग्राफी की भी बहुत तगड़ी महत्ता है। लगभग उतने को 19-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, और ज्योग्राफी के साथ सर एक इकोनॉमी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी में पता नहीं कैसा संयोग है, या हम कह सकते हैं कि आयोग का प्यार है कि केवल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, एक या 2 टॉपिक, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन पक्का है सर। पंचवर्षीय योजना को अगर आपने पढ़ लिया तो एक टॉपिक आपका वहीं से क्लियर हो गया। हालांकि पूरी इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा आपको, साथ में ज्योग्राफी आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो यहाँ ज्योग्राफी को आपको, जैसे हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांटने, वैसे ज्योग्राफी को भी 3 सेक्शन में आप बांट सकते हैं। एक तो आप इंडियन ज्योग्राफी मैप के माध्यम से आपको पढ़ना है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़ना है, और एक ज्योग्राफी थियरी पढ़ना है। यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है ज्योग्राफी थियरी का, वो थियरी है, ध्यान रखेंगे। और 11 क्लास की एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 11 क्लास की एनसीईआरटी जो भौतिक भूगोल से संबंधित है, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है, अगर उस पर आपने पकड़ बना लिया तो आप कम से कम 20 में 15 क्वेश्चन करने वाले। आप हर साल का पेपर आप उठा ले, केवल ज्योग्राफी थियरी से मैक्सिमम पोर्शन कवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, जैसे पृथ्वी का आकार, साथ में अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की संरचनाएं, शैलें, जलवायु, है ना, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब एनसीईआरटी 11 क्लास से है। बस केवल उसका जो अप्लाइड सेक्शन है, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पूछा जाता है, वो हम लोग आपको क्लास के समय, पढ़ाते समय डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन किए जाए, और पूरे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आए, उनका आंसर कैसे देना है, उस प्रवृत्ति को हम लोग डेवलप करेंगे, और धीरे धीरे आप बेहतर फील करना चालू कर देंगे। और वैसे भी सर ज्योग्राफी आना चाहिए, क्योंकि जिस क्लाइमेट में मानव निवास करता है सर, उसको तो जानना चाहिए ना। और वैसे भी भूगोलवेत्ता जो लोग हैं वो कहते हैं कि भूगोल का अध्ययन हमेशा मानव को केंद्र में रखकर किया जाता है।
सर हम लोग ज्योग्राफी में उस माउंटेन को छोड़ देते हैं जो मानव की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता। सर अब देखिए हम सोचिए जरा। क्या बोलते हैं, फिनलैंड है वो आइलैंड कितना हाँ। जानते हैं, बस खाली उसका एरिया जान के खत्म बस कर बस देते हैं। सर अंटार्कटिका में ट्रांस रेंज एक बनी हुई है, लेकिन हम लोग उसका उतना महत्व नहीं देते जितना हिमालय को देते हैं, क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। तो मानव उसके कुछ केंद्र भी से- हो सर, हाँ कुछ भी हो, हाँ, इस कुछ भी। दुनिया में हाँ हम किसी को भी पढ़ते हैं ना, हाँ केंद्र में मानव ही रहता है, मानव क्योंकि ये रहता सारी है, चीजें हाँ, मानव यस। के लिए तो ही जो मानव है। को केंद्र में रखकर ही सारे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हर भारत के नागरिक को या विश्व के किसी भी नागरिक को ज्योग्राफी जरूर आनी चाहिए, और वो हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है। सर, और कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें तो वो बाद में हम लोग डिस्कस सर, करेंगे। कुछ हाँ। करंट अफेयर्स के टॉपिक करंट अफेयर्स के टॉपिक है, यस राइट सर। अब देखिए लास्ट में समसामयिकी, सर इसका कम से कम 10 क्वेश्चन का रेशियो हाँ, रहता 8 है से हर 10 साल। 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बच स्टैटिक जाता है। जीके और करंट जीके अफेयर को में। मिला करके, करंट को मिला करके रहता है 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये जो जीके के साथ करंट आप देख रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हमारी टीम में सर है, वो आपको कंटिन्यू डेवलप करते रहेंगे, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी डेवलप करते रहेंगे, और आप लगातार आप बेहतर करेंगे, क्योंकि करंट की घटनाएं, करंट के टीचर आपको डेवलप करता रहेगा। तो इसी प्रकार आप लोग हमारे सेशन में बने रहेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।